वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। आज पहला क्लास है NCERT क्लास 10। चैप्टर 1 मैथ। ठीक है, तो इसका जो पहला चैप्टर है उसका नाम क्या है? वास्तविक संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्या को दो भाग में बांटा गया, एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय। ये दो तरह का संख्या है, एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। इसको आसान भाषा में समझना है क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज है इस चैप्टर में। ठीक है, यदि आपको संख्या का समझ नहीं है तो इस चैप्टर में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो इसलिए जो है इसको अच्छे से समझना है। तो ये परिमेय हो गया, दो पार्ट में बटा गया, तो एक हो गया परिमेय और दूसरा हो गया अपरिमेय। परिमेय को बांटा गया है, इसका कई सारा पार्ट्स है, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। एक होता है सह अभाज्य, सह अभाज्य। जो होता है प्राकृत, इसको प्राकृतिक भी बोलते हैं। पूर्ण और पूर्णांक। अब इन सारे संख्या को बढ़िया से समझना, ठीक ना, अच्छे से समझ में आएगा तो चैप्टर में क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा, है ना। तो इन सारे संख्या को समझना है। तो देखिए, इन सारे संख्या को समझने के लिए हम एक रेखा खींचते हैं, ठीक है, और इस पर हम संख्या को दर्शाते हैं। क्योंकि संख्या को दर्शाने के लिए हम पहले कक्षा में पढ़ चुके हैं कि किसी भी रेखा पर संख्या को दर्शाते कैसे हैं। तो हम क्या करते हैं, संख्या के बीच में हम क्या करते हैं, जीरो को लिखते हैं, और जीरो के दाहिनी ओर जो संख्या होता है वो क्या होता है, धनात्मक होती है ना। तो धनात्मक संख्या को इधर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। ऐसे करके इस पर बहुत सारे संख्या को हम दिखा सकते हैं इस पर, क्योंकि इसका कोई अंत है क्या, संख्या का नहीं है। तो ये वाला साइन लगाते हैं हम यहाँ। इसका मतलब क्या होता है, अनंत। इस रेखा पर हम अनंत संख्या को दिखा सकते हैं। फिर जीरो के इधर माइनस वाला संख्या होता है, -1 -2 -3 -4। ऐसे करके इधर भी इसका कोई अंत नहीं है। ये वाला साइन लगा देते हैं। अब देखना है कि संख्या रेखा पर जो संख्या दर्शाया गया है इस पर, वो सारे के सारे पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पूरा पूरा अंक, पूरा पूरा अंक, इसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक। ठीक है, तो अब इसी रेखा से इन सारे संख्या के बारे में समझेंगे पूरा, समझ रहे हैं। तो देखिए, पहला संख्या क्या है, सम संख्या, ठीक है, और दूसरा क्या है, विषम संख्या। तो यहां देखते हैं सम संख्या और विषम संख्या। तो सम संख्या किसको कहते हैं, जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लग जाए। जिस संख्या में दो से पूरा पूरा भाग लग जाए उसको क्या कहते हैं, सम संख्या। और जिसमें दो से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। और कोई भी संख्या का स्टार्ट कहां से होता है, 1 से, 1 से होता है ना जी। तो 1 से, तो 1 में 2 से भाग लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, तो 1 क्या हो जाएगा, विषम। 2 में 2 से भाग लग रहा है तो क्या हो जाएगा, सम। 3 में 2 से भाग लग रहा है तो क्या हो जाएगा,
विषम। 4 में 2 से भाग लग रहा तो क्या हो जाएगा सम। 5 में 2 से भाग लग रहा नहीं तो क्या हो जाएगा विषम। 6 में 2 से भाग लग रहा तो क्या हो जाएगा सम। इसके बाद जो 7 आएगा, 7 में 2 से भाग लगेगा तो क्या हो जाएगा विषम। 8 में 2 से भाग लगेगा तो क्या हो जाएगा सम। अब इस तरह से बहुत सारी संख्या है जिसमें 2 से भाग लगेगा, तो जिसमें 2 से भाग लगेगा वो क्या हो जाएगा सम संख्या। जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगा वो क्या होगा विषम संख्या। अब ये वाला साइन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि संख्या का तो कोई अंत नहीं है, संख्या का कोई अंत है नहीं है, तो इसके आगे जो बढ़ते जाएगा जिसमें 2 से भाग लगेगा वो हो जाएगा सम, जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगा वो क्या होगा विषम। ठीक है, अब 2 संख्या के बारे में समझ में आ गया, सम और विषम। ठीक है, अब है भाज्य और अभाज्य। अब देखिए ये भी समझना बहुत आसान है, एक क्या है भाज्य और दूसरा क्या है अभाज्य। एक है भाज्य और दूसरा है अभाज्य। अब इन्हीं सब संख्या तो यही है मेरे पास, संख्या मेरे पास यही है ना। अब इसी में से कोई सम होगा, कोई विषम होगा, कोई भाज्य होगा, कोई अभाज्य होगा, तो यही सब संख्या में होगा ना। अब इधर क्या है, इधर वाले संख्या को क्या बोलते हैं धनात्मक संख्या, क्या बोलते हैं धनात्मक। अब इधर वाले को क्या बोलते हैं ऋणात्मक, यानी जिसके अंदर ये माइनस वाला साइन रहेगा वो संख्या क्या कहलाएगा ऋणात्मक, और जिसके बगल में ये नहीं रहेगा वो क्या कहलाएगा धनात्मक। अब जीरो जो है ये जीरो, ये ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, क्योंकि यदि हम जीरो को 1 में जोड़ देते हैं तो क्या होता है 1, और 1 में यदि जीरो को हम घटा देते हैं तो क्या होता है कोई फर्क पड़ा। तो इसके धनात्मक होने से भी कोई इफेक्ट नहीं है और ऋणात्मक होने से कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए धनात्मक भी नहीं है और ऋणात्मक भी नहीं है। तो अब इन्हीं सब संख्याओं में से ये सब है। ठीक है, तो जिसमें 2 से भाग लगता है वो क्या हो गया सम संख्या, जिसमें 2 से भाग नहीं लगता वो क्या हो गया विषम संख्या। अब देखिए भाज्य का परिभाषा क्या है, भाज्य का और अभाज्य का। तो जिस संख्या का 2 गुणनखंड होगा, केवल और केवल 2 गुणनखंड होगा, वो संख्या क्या कहलाएगा भाज्य अभाज्य। और जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होगा वो क्या कहलाएगा भाज्य। तो देखिए संख्या तो मेरे पास यही है, यही से स्टार्ट होता है। तो यदि 1 का गुणनखंड करते हैं तो 1 से भाग लगाते हैं, तो देखिए इसका केवल 1 गुणनखंड है। लेकिन अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या है कि कम से कम 2 गुणनखंड होना चाहिए, एक 1 और दूसरा खुद जो संख्या है वही। और भाज्य संख्या क्या क्या है कि इसका एक और खुद के अलावा किसी और से इसमें भाग लगना चाहिए। ठीक है, तब जाके ये भाज्य कहलाता है। तो देखिए 1 में यदि 1 से भाग देते हैं तो 1 आता है, अब तीनों जो है इसका एक ही गुणनखंड है केवल 1, तो 1 जो है ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ना एक भाज्य है ना ही एक अभाज्य है। तो अब यहाँ एक चीज क्लियर हो गया कि 1 जो है वो भाज्य संख्या भी नहीं है और अभाज्य संख्या नहीं है। अब 2 से ट्राई करते हैं, तो 2 का यदि फैक्टर करते हैं गुणनखंड करते हैं तो 1 से भाग लगाते हैं कितना आता है। अब देखिए इसका 2 फैक्टर है, एक है और एक ये 2 है, यानी खुद है इसका फैक्टर, एक है और एक 2 है, यानी इसका 2 फैक्टर है। तो जिसका 2 फैक्टर होगा वो क्या कहलाएगा अभाज्य, जिसका 2 फैक्टर होगा क्या कहलाएगा अभाज्य। तो ये 2 क्या हो गया अभाज्य संख्या। ठीक है, अब देखिए 3 का फैक्टर करिए तो 1 से लगेगा 3 मालूम, इसका भी 2 ही फैक्टर है, एक और एक खुद 3 है, तो 2 फैक्टर है। तो जिसका 2 फैक्टर है वो क्या कहलाएगा अभाज्य, तो 3 भी क्या होगा अभाज्य। अब देखिए 4 को करते हैं, तो 4 को करते हैं तो 2 दूनी 4, फिर दूसरे देंगे तो 1। अब इसका देखिए 3 फैक्टर हो गया, एक 2 है, एक 1 है और एक 4 खुद है। तो जिसका 2 से अधिक फैक्टर होगा वो क्या कहलाएगा भाज्य। तो ये 4 क्या हो गया भाज्य। 5 का 2 ही फैक्टर है तो 5 क्या हो जाएगा अभाज्य। करके देखिए ना भाई, 1 से देंगे 5,
तो इसका 2 ही फैक्टर है ना, एक है और एक खुद 5 है। तो जिसका 2 फैक्टर होगा वो अभाज्य, जिसका 2 से अधिक फैक्टर होगा वो भाज्य। ठीक है। अब 6 में दीजिए 2 से 3, फिर 3 से 1। अब इसका देखिए 4 फैक्टर है, एक 6 है, एक 2 है, एक 3 है और एक 1 है। तो 2 से अधिक फैक्टर मतलब भाज्य। तो इस तरह से हम कर लेंगे। तो 7 का 2 फैक्टर होता है तो यह अभाज्य हो जाएगा। 8 का 2 से अधिक फैक्टर होता है तो क्या हो जाएगा, भाज्य। 9 का भी 2 से अधिक फैक्टर होता है, भाज्य। 10 का 2 से अधिक फैक्टर होता है, भाज्य। 11 का 2 से 2 ही फैक्टर होता है, क्या हो जाएगा, अभाज्य। समझ में आया। अब इस तरह से कई सारा संख्या है जो भाज्य होगा और कई सारा संख्या है जो अभाज्य होगा। अब यहां से तो एक बात क्लियर है कि सम समझ में आ गया, विषम समझ में आ गया, भाज्य और अभाज्य भी समझ में आ गया। अब देखिए, अब डिफिनेशन याद करते हैं तो याद करने में टाइम लगेगा और याद करने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि इसकी समझ होनी चाहिए, है ना। याद तो कर लेना, डिफिनेशन याद करने से जिसे अब यहाँ एक चीज क्लियर हो गया कि भाज्य अभाज्य पता करना है तो सीधा कोई संख्या दे दिया रहेगा उसका फैक्टर करेंगे। यदि 2 फैक्टर आता है तो भाज्य, 2 से अधिक आता है तो अभाज्य। अब मान लीजिए एग्जाम में पूछ देता है कि बताइए इनमें से कौन सा भाज्य संख्या है, तो ऑप्शन में बहुत सारा रहेगा। तो मान लीजिए रहता है 13, 91, है ना, 28, 25। ठीक है। तो इसमें से कैसे पता करेंगे भाज्य और अभाज्य, तो डेफिनेशन याद रखने से तो होगा नहीं। तो करना क्या है कि हमको समझना होगा कि भाज्य में क्या करते थे और अभाज्य में क्या करते थे। इसमें से पूछ देगा कि कौन सा अभाज्य संख्या है, तो सीधा हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो देखिए इसका फैक्टर किए 13 का, तो एक और 13 आया, यानी 2 फैक्टर आया। तो जिसका 2 फैक्टर आएगा वो क्या कहलाएगा, अभाज्य। तो इसमें से समझ में आ गया कि ये 13 जो है वो अभाज्य संख्या है। ठीक है। अब 91 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इसका 2 से अधिक फैक्टर हो गया तो ये भाज्य संख्या हो गया। फिर 28 का करेंगे तो 14, फिर 2 से देंगे 7, फिर 7 से देंगे 1। इसका भी देखिए 2 से ज्यादा फैक्टर है तो ये भाज्य है। 25 का करेंगे 5 से, 5 बच्चे, देखिए इसका भी 2 से ज्यादा फैक्टर है। तो सिंपल याद रखना है, जिसका 2 से अधिक फैक्टर होगा वो भाज्य, जिसका 2 ही फैक्टर होगा वो अभाज्य। और एक चीज याद रखना है कि एक जो है वो ना ही तो भाज्य है और ना ही तो अभाज्य। समझ में आ गया। अब एक संख्या है सह अभाज्य, क्या है, सह अभाज्य, ये वाला। ठीक है। तो सह अभाज्य जो संख्या है ये क्या होता है। ठीक है। तो हम यहाँ कोई 2 संख्या लिखते हैं, 3 और 5, और यदि ये संख्या का मौसो यानी HCF 1 होगा तो ये संख्या क्या कहलाएगा, सह अभाज्य। अब ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों संख्या अभाज्य होगा। ठीक है। कभी कभी दोनों संख्या भाज्य होता है और उसका HCF कितना होता है, 1 होता है, तो वो भी क्या कहलाएगा, सह अभाज्य। जैसे 18 और 25, 18 और 25, तो ये दोनों का मौसो कितना है, अभी पढ़ेंगे, मौसो निकालने सीखेंगे। तो जिस संख्या का मौसो 1 होगा यानी HCF 1 होगा वो संख्या क्या कहलाएगा, सह अभाज्य। तो सह अभाज्य समझ में आया। अब है प्राकृत संख्या। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब ये जो सारा संख्या देखिए सर इसी का रूप है ना, ये किसका रूप है, इसी संख्या का रूप है। तो संख्या रेखा पर हम किस संख्या को दिखाते हैं, दिखाया इस पर पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। ठीक है। अब हमको देखना है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। दूसरा क्या है, पूर्ण संख्या। ये हो गया सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, सह अभाज्य, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। ठीक है। तो ये तो इधर हो गया। अब ये 3 तो बचा इधर, तो पूर्णांक।
अब ये संख्या रेखा का आपको समझ होना चाहिए अच्छी तरह से, ठीक है। तो संख्या रेखा पर तीन ही तरह का संख्या होता है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक और एक जीरो, ठीक है। तो यदि सारे धनात्मक संख्या को यहाँ लिख देते हैं, सारे धनात्मक संख्या को, यानी जीरो के बाद वाला जो संख्या होता है, तो जीरो के बाद एक से स्टार्ट हो रहा, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, इसका कोई अंत है क्या इधर वाले, इसका कोई अंत नहीं है। तो यदि जीरो के दाहिने साइड का सारे संख्या को यदि एक साथ लिखते हैं तो वो संख्या क्या कहलाता है, प्राकृत संख्या। यानी गिनती की सभी संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। यदि याद नहीं है डेफिनेशन तो सिंपल याद रखना कि संख्या रेखा पर जो संख्या होता है, जीरो के दाहिने तरफ का जितने भी संख्या होगा वो सब के सब क्या कहलाएगा, प्राकृत संख्या, ठीक है। अब पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में क्या होता है कि इधर वाले सारे संख्या होगा लेकिन साथ में जीरो भी होगा, ठीक है। तो जीरो सहित सभी गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। तो नहीं है क्योंकि ये इस गिनती की संख्या का कोई अंत है क्या, नहीं है। तो अब ये चीज समझ में आ गया कि संख्या रेखा पर जो संख्या है, यदि जीरो के दाहिनी ओर की सारे संख्या को रख दिए तो क्या बना, प्राकृत संख्या, ठीक है। और जीरो सहित सभी गिनती की संख्या को यदि दूसरे बॉक्स में रखे, हम दूसरे ग्रुप में रखे तो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। यानी देखो जो प्राकृत संख्या है वो सब के सब इसमें है ना, पूर्ण संख्या में, लेकिन इसमें ज्यादा क्या है, जीरो, क्योंकि इसमें जीरो नहीं है, इसमें जीरो है। ये एक से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है, लेकिन ये जीरो से स्टार्ट होता है और ये अनंत तक जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो देखिए सभी प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होता है और इसमें भी एक से है सब, तो जितना भी प्राकृत संख्या है उतना सब पूर्ण संख्या में है। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो होता है, इसमें जीरो। समझ में आया, प्राकृत समझ में आया, पूर्णांक समझना। तो पूर्णांक में क्या होता है, सभी धनात्मक संख्या और सभी ऋणात्मक संख्या और जीरो, इसमें सब शामिल होगा तब पूर्णांक बनता है। यानी इसमें जो है प्लस वाला भी संख्या होगा और जीरो भी होगा और माइनस वाला भी होगा, इसका भी कोई अंत नहीं है। समझ रहे हैं कि इसमें क्या होगा, सारे धनात्मक संख्या होगा और सारे ऋणात्मक संख्या होगा और जीरो होगा। यानी कि नंबर लाइन पर जो हम पूरा अंक दिखाते हैं वो पूरा संख्या इसमें आ जाएगा, धनात्मक ऋणात्मक और जीरो, और तब जाके ये बनता है पूर्णांक संख्या, ठीक है। अब फिर से एक बार देख लीजिए, प्राकृत संख्या में क्या होता है, सभी गिनती की संख्या शामिल होता है। पूर्ण संख्या में क्या होता है, सभी गिनती की संख्या होता है लेकिन इसमें अलग से क्या होता है, जीरो होता है। इसमें जीरो नहीं है, इसमें जीरो है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सब होता है, गिनती की संख्या भी होता है, ठीक है, जीरो भी होता है और माइनस वाला भी होता है। अब यहाँ एक चीज देखना है कि इस तरह से क्यों लिखे हम, माइनस वाला इधर लिखे प्लस वाला उधर लिखे, हो सकता था कि इसको इधर उधर भी हम लिख सकते थे, लेकिन इसलिए लिखते हैं कि देखिए जीरो जो होता है ना, वो बोले ना कि ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। अब जीरो से दाहिनी ओर जब चलते हैं तो संख्या का वैल्यू बढ़ता है। तो जीरो से बड़ा होता है एक, एक से बड़ा होता है दो, और दो से बड़ा होता है तीन, तीन से बड़ा होता है चार। लेकिन जब बाईं ओर जाएंगे ना तो ये जीरो से इसका वैल्यू घटता है। तो जीरो से छोटा होगा -1 और -1 से छोटा होगा -2, -2 से छोटा होगा -3 और -3 से छोटा होगा -4। इसलिए जीरो से जो छोटा संख्या होगा उसको हम बाईं तरफ लिखते हैं, और वो जितना ज़्यादा दूर जाएगा, जितना आगे बढ़ेगा, वो जीरो से उतना ही छोटा होगा। और इधर जो है जीरो से आगे जितना जाएगा दाहिनी ओर
तो वो संख्या 0 से वैल्यू उसका क्या होगा, बढ़ेगा। तो बढ़ते हुए को हम दाहिने साइड में लिखते हैं और घटते हुए को हम बाएं साइड में लिखते हैं, ठीक ना। तो आप समझ में आ गया, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, सहअभाज्य, प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक, है ना। अब ये किसका पार्ट था, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का पार्ट था, है ना। अब समझना है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या को लिखते कैसे हैं, है ना। सब देखिए, सब एक ही संख्या, संख्या सब क्या एक ही है, सबका पार्टीशन अलग अलग है, अलग अलग पार्ट है। तो सबको समझना है, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है ना कि 5 सम संख्या का माध्य निकालना। भाई तो 5 सम संख्या हमको पता होना चाहिए ना, प्रथम 5 सम संख्या का माध्य निकालना। तो वो सम संख्या पता होगा तब ना माध्य निकलेगा। अब जब संख्या पता ही नहीं होगा तो हम नहीं निकाल पाते ना। बहुत सारा बच्चा जो नहीं निकाल पाता, गांव वाला जो है नहीं समझ में आता तो छोड़ देता है क्वेश्चन, है ना। इसको परिमेय संख्या। तो पहले ये रेखा को फिर से खींच लीजिए एक बार। ये क्या है, संख्या रेखा है ना जी। अब देखिए परिमेय संख्या क्या होता है कि वैसे संख्या जिसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। तो P बटे Q के रूप में लिखने का मतलब है कि जहां P और Q पूर्णांक संख्या होगा, क्या होगा, पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या अभी हम देखे थे कि उसमें धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और जीरो भी होता है। यानी ये सब भी कोई हो सकता है, इधर वाला भी कोई हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि Q 0 नहीं होगा, यानी Q नीचे होता है ना, तो Q 0 नहीं होगा, ठीक है। जबकि Q भी पूर्णांक है, 0 क्या है, पूर्णांक नहीं है क्या, तो 0 भी पूर्णांक है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, P बटे Q के रूप में इसको लिखा जा सकता है जिसको, और जहां P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए, और Q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। Q 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ इसका एक और कंडीशन है कि ये दोनों का P और Q का HCF जो है, P और Q का HCF 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 1/2, 1/2। तो देखिए एक भी पूर्णांक संख्या है और 2 भी पूर्णांक संख्या है, एक भी पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक। ये प्राकृतिक भी है और ये पूर्ण भी है, ठीक है। लेकिन ये इसका तो पार्टीशन है ना भाई, इसी का भाग है। लेकिन ये पूरा का पूरा क्या है, पूर्णांक है। यानी सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक हो सकता है, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकता है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या ना तो प्राकृतिक होगा और ना ही पूर्ण होगा, ठीक है। तो ये देखिए 1/2 लिखे, तो ये देखिए P बटे Q के रूप में लिख दिए इसको। और यहाँ क्या बोल रहा है कि P और Q पूर्णांक होना चाहिए, तो P भी पूर्णांक है और Q भी पूर्णांक है। अब लिख देते हैं -3/5। तो देखिए -3 भी पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक में माइनस वाला भी होता है और प्लस वाला भी होता है। तो 5 भी क्या है, पूर्णांक है। और ये दोनों का मोह कितना होगा कि दोनों के दोनों देखो अभाज्य संख्या है, तो इसका मोह 1 होगा, मोह 1 होगा ना। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी ये दोनों का मोह कितना होगा, 1 होगा। क्योंकि निकाल के देखिए 2 में भागा देंगे 1 से, 1 दूनी, इसका मोह कितना होगा, 1। तो ये होना चाहिए। लेकिन देखिए यदि लिख देगा ऐसे 2/4, बोलेगा क्या ये परिमेय संख्या है, तो ये 2/4 परिमेय संख्या नहीं होगा, 2/4 परिमेय संख्या नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, ये भिन्न हो जाएगा, समझ रहे हैं। ये 2/4, क्योंकि ये दोनों का मोह 100 कितना हो जाएगा, 2। और जिसका मोह 1 होगा वही परिमेय संख्या होगा, और वो P बटे Q के रूप में होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका परिमेय संख्या, समझ में आया।
अब कभी कभी क्या करता है कि बोलेगा कि 2 परिमेय संख्या है तो है, क्योंकि इसको p बटे क्यू में के रूप में लिख देंगे, क्योंकि बटाकर 1 दे देंगे, क्योंकि 2 में 1 से भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 बटा 1 क्या हो गया, देखिए 2 भी पूर्णांक 1 भी पूर्णांक, ये परिमेय संख्या हो गया। लेकिन यदि 0 बटे 5 लिखेंगे तो क्या होगा, ये भी होगा परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि भाई ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। यहाँ कंडीशन क्या कहता है, 0 क्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ p 0 है, क्यू 0 नहीं है। लेकिन यदि ऐसे लिख देंगे इसको तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, क्यू 0 नहीं होगा, और यहाँ पर क्यू 0 है, तो 0 हो जाएगा जब, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, अब देखना है अपरिमेय संख्या। तो जो संख्या रूट के अंदर हो और यदि वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। यानी कहने का मतलब है कि रूट के अंदर जो संख्या है यदि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता तो ये संख्या क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। तो 2 का वर्गमूल निकलता पूरा पूरा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। इसका निकलता तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। ठीक है, तो 2 क्या हो जाएगा, परिमेय, क्योंकि 2 बटा 1 लिख सकते हैं, ये भी पूर्णांक ये भी पूर्णांक। यदि इसको लिख देते हैं ऐसे तो ये तो पूर्णांक है, लेकिन ये पूर्णांक है क्या, अरे √2 कहीं है नंबर लाइन पर, दिख तो नहीं रहा ना, है इस पर है। इस संख्या को हम यहाँ पर भी दर्शा सकते हैं, लेकिन ये दर्शाना पड़ेगा, ये दिखता नहीं है, ये बहुत छोटा संख्या होता है। ठीक ना, तो जो संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा वो संख्या क्या कहलाएगा, परिमेय। और जिसका नहीं निकलेगा रूट के अंदर वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय। अब इसके बारे में और भी पढ़ना है कि जो संख्या शांत होता है वो क्या कहलाता है, परिमेय। जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है वो परिमेय कहलाता है, और जिसका दशमलव प्रसार शांत और आवृत्ति होता है वो भी परिमेय कहलाता है। लेकिन जिसका दशमलव प्रसार अशांत और अनावृत्ति होता है वो संख्या क्या कहलाता है, अपरिमेय। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे कि कुछ अंक गणित का जो है ना, अभी कुछ और भी क्रिया है जो करना है। अभी केवल हम संख्या के बारे में जाने, तो ये सब संख्या के बारे में अच्छी तरह से जानना पड़ेगा, समझ होना चाहिए। जानना मतलब याद करना नहीं है। उसके बाद जो है चैप्टर का क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा, है ना।